सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक आतंकी के ढेर होने को लेकर खबर है और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी करके जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आपको बता दें मारे गए आतंकी से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। सुबह सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद लगातार पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। 25 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। अब तक बीजेपी के 146 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए संतुख हमदर्दे उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 146 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने आज 25 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें नागपुर, लातूर और वसई जैसे सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। पार्टी की तीसरी सूची में कई अहम नाम शामिल हैं, जिसमें घाटकोपर सीट से पराग शाह, वर्सोवा से भारती लवेकर को टिकट, अरवी से देवेंद्र फडणवीस के ओएसडी सुमित वानखड़े लड़ेंगे, बोरीवली से संजय उपाध्याय को टिकट। बीजेपी ने आज नांदेड़ लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। इस सीट से संतोख हंगबर्डे को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 99 और दूसरी लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 101, शिवसेना यूबीटी 85 और एनसीपी शरद चंद्र पवार ने 76 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यानी 288 सीटों वाले विधानसभा सीट के लिए महाविकास अघाड़ी ने अब तक 262 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं महायुक्ति ने 288 सीट में से अब तक 260 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें बीजेपी 146, शिवसेना शिंदे गुट 65 और एनसीपी अजित गुट ने 49 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। और महाराष्ट्र चुनाव में आज कई दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोपरी और पांचपाखड़ी सीट से सीएम एकनाथ शिंदे ने पर्चा भरा है, तो बारामती से अजीत पवार ने नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरें सीएम एकनाथ शिंदे के नामांकन की हैं। आज उन्होंने कोपरी पचपखाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के दौरान कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। शिवसेना यूबीटी ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को उम्मीदवार बनाया है, जिससे इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वहीं एकनाथ शिंदे ने कोपरी पचपखाड़ी सीट से अपना नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। कई किलोमीटर लंबे रोड शो में बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीच बीच में सीएम शिंदे ने लोगों का अभिवादन भी किया। वहीं महाराष्ट्र की एक और हॉट सीट बारामती से डिप्टी सीएम अजित पवार ने पर्चा भर दिया है। इसी सीट से अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार एनसीपी शरद चंद्र से उम्मीदवार हैं। युगेंद्र ने भी आज सुबह ही नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ शरद पवार और सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। यानी बारामती में चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई है। वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कराड़ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया, तो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। आज झारखंड में दूसरे चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। आज बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नामांकन की हैं। आज उन्होंने धनवार सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले बाबूलाल मरांडी ने घर पर हवन के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। आज जामाताड़ा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने भी नामांकन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ का विकास अधूरा है, हम उसे पूरा करेंगे। कोई भी कैंडिडेट आए, पर जनता ने जो फैसला लिया है और मेरे पर जो विश्वास किए हैं, तो वही विश्वास कायम रहेगी। वहीं रांची से जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी ने दावा किया कि इस बार कोई बड़ी चुनौती नहीं है, जेएमएम फिर से सत्ता में वापसी करेगी। ये कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी ने काम किया और इतने विरोधों के बावजूद जिस तरह से वो खड़े रहे और अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का काम किया, उससे जनता का पूरा विश्वास उन पर है और पहले की तुलना में और ज्यादा वोटों से हम लोग सब जीतेंगे और इस बार हमारी फिर से सरकार बनेगी। केंद्र सरकार के जनगणना के फैसले पर सियासत भी गर्मा गई है और जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। जनगणना के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने पूछा है कि क्या सभी जातियों की विस्तृत गणना होगी और परिवार नियोजन के आगे रहने वाले राज्यों को क्या परिसीमन में नुकसान होगा?
क्या सभी जातियों की गणना होगी? क्या गणना का इस्तेमाल परिसीमन में होगा? कांग्रेस ने जनगणना के फैसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की। कांग्रेस की दलील है कि परिवार नियोजन में अव्वल राज्यों को परिसीमन में नुकसान हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि जयराम रमेश ने जनगणना पर वाजिब सवाल उठाए हैं। इन सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे। फैमिली प्लानिंग से जुड़ा हुआ है कि जिन राज्यों ने फैमिली प्लानिंग को, पॉपुलेशन कंट्रोल पर ज़्यादा काम किया, अब वो स्पष्टीकरण होना चाहिए कि क्या उनकी लोकसभा की सीटें घट जाएंगी। जिन राज्यों ने जिनकी आबादी ज़्यादा बढ़ी, क्या उनके लोकसभा सांसद बढ़ेंगे? इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए, जो जयराम रमेश जी ने मांगा। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने भी जनगणना पर कई शंकाएं जाहिर की। शुरू करें पहले, अभी तो इस पे थ्योरी की क्लासेस बहुत चल चुकी हैं, बहुत चर्चा हो चुकी है। एक बार शुरुआत हो, फिर देखते हैं इसकी इंटीग्रिटीज को। प्रियंका गांधी ने वायनाड में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज वायनाड में प्रियंका गांधी ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने अपनी सभाओं में स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। तस्वीरें वायनाड में प्रियंका के चुनाव प्रचार की हैं। आज उन्होंने 3 रैलियों को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान की भावना को मजबूत करने के लिए संघर्ष जारी है। वायनाड के लोग आगे भी संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करते हुए विकास का नया अध्याय लिखेंगे। उन्होंने वायनाड के स्थानीय मुद्दे को भी उठाया। Unemployment is at an all-time high in the country. Parents work hard to educate their children, but they see no future for them. You have a hub of sports here, and I know you love soccer, but your facilities are not good enough. They need to be improved. New opportunities need to be created for all these young boys who train so hard and work so hard to play for their state, to play for their country. वडोदरा में आज प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। विदेशी मेहमान भी साथ थे। तभी भीड़ में 2 तस्वीरें दिखाई दी। इसके बाद जो हुआ, लोगों के दिलों को छू गया। देखिए। आज पीएम मोदी वडोदरा में स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ रोड शो कर रहे थे। दोनों नेता हाथ हिलाते हुए दोनों तरफ देख रहे थे। तभी भीड़ में 2 तस्वीरें दिखाई दी। एक पीएम मोदी की थी और दूसरी स्पेनिश पीएम की। पीएम की सिक्योरिटी में लगे एसपीजी कमांडोज ने दोनों तस्वीरें ले ली और खुली जीप तक ले आए। स्पेन के पीएम ने पहले एक तस्वीर को हाथ में लिया। मोदी ने भी ध्यान से उस फोटो को देखा और भीड़ की तरफ थम्स अप का इशारा किया। अगले ही पल पीएम ने पास खड़े एसपीजी कमांडो को इशारा किया और गाड़ी से उतर गए। वो तेजी से उस तरफ बढ़े जहां से वो तस्वीरें आई थी। पीएम ने भीड़ में उस बच्ची से हाथ मिलाया जिसने खुद वो तस्वीरें बनाई थी। वो एक दिव्यांग लड़की थी। वो मुस्कुराते हुए पीएम से मिली। पीछे स्पेन के पीएम भी आ गए। दोनों ने उस बच्ची से बातें की, हाथ भी मिलाया। पहले स्केच लिए, फिर वो नीचे आए, मुझसे हाथ मिलाया, फिर दोनों ही नीचे आए थे। उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने मुझसे बात की और थैंक यू कहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। स्पेन के पीएम नीचे आए तो मोदी जी ने मेरा इंट्रोडक्शन उनको दिया कि मैं फाइन आर्ट्स में पढ़ती हूँ और ऐसे। वक्फ बिल पर चर्चा के लिए जेपीसी की बैठक में आज फिर हंगामा हुआ। दिल्ली में हो रही इस बैठक से विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने दिल्ली सरकार की रिपोर्ट बदल दी है। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना ही पूरी रिपोर्ट बदल दी है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने जो किया है वो अपराध की श्रेणी में आता है। रिपोर्ट पर आपत्ति जताने वाले सदस्यों में आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह, डीएमके सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला, कांग्रेस के नसीर हुसैन और मोहम्मद जावेद समेत अन्य विपक्षी सदस्य शामिल थे। विपक्ष ने दावा किया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पहले ही पत्र लिखकर अश्विनी कुमार की रिपोर्ट को अमान्य करार दिया था। उसके बावजूद दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ ने रिपोर्ट पेश कर दी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों को लेकर तमाम गड़बड़ियों का जिक्र किया गया था। आज विभिन्न हितधारकों को वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार और सुझाव देने के लिए बुलाया गया था। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बैठक में गैर हितधारकों को बुलाया गया था। आज दिल्ली में एमसीडी सदन की बैठक में भी जबरदस्त बवाल हुआ और बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते आज कोई कामकाज ही नहीं हुआ।
हाथों में नारे लिखी तख्तियां, सदन में जोरदार हंगामा, मेयर चुनाव कराने की मांग। तस्वीरें दिल्ली एमसीडी में हुए हंगामे की हैं। एमसीडी में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने प्रदूषण और मेयर के चुनाव में हो रही देरी के मुद्दे पर आज नारेबाजी और हंगामा किया। आज एमसीडी के सदन की बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी के पार्षदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हाथों में पोस्टर और होर्डिंग्स लेकर बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई नहीं होने दी। बीजेपी पार्षद लगातार मेयर चुनाव कराने की मांग करते रहे। इस दौरान मेयर ने उनको शांत कराने की कोशिश की, मगर सदन में हंगामा होता रहा। बीजेपी के पार्षदों की नारेबाजी जारी रही। बीजेपी पार्षदों को आखिर में आश्वासन दिया गया कि नवंबर महीने में होने वाले सदन की बैठक में मेयर चुनाव कराया जाएगा। इसके बावजूद बीजेपी पार्षद नहीं माने और वो सदन में नारेबाजी करते रहे। लिहाजा मेयर शैली ओबरॉय ने एजेंडा पास कराकर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। दिल्ली में मेयर की तीसरी टर्म दलित प्रत्याशी के लिए आरक्षित है। ये चुनाव अप्रैल में ही कराए जाने थे, लेकिन अब तक नहीं कराए गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आज पटना सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें 2025 चुनाव का एजेंडा तय किया गया। बैठक में उपचुनाव के साथ साथ 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का लक्ष्य तय किया गया है। चर्चा इस बात की भी हुई कि सभी घटक दल आपस में समन्वय स्थापित करें और कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सक्रिय हो जाएं। एनडीए ने विधानसभा चुनाव के लिए 225 पार का नारा बुलंद किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए सरकार काम कर रही है, सरकार के कामों को जनता तक और एक बेहतर समन्वय के साथ एनडीए 2025 की तैयारी की आगाज करेगा। हालांकि बैठक में एलजेपी नेता पशुपति पारस को नहीं बुलाया गया। जेडीयू ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार का भविष्य तय करेगी। जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में, ये सारा टिप्स मुख्यमंत्री जी ने दिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। एजेंडा विकास का है और विकास के एजेंडा में कहा कि अब कोई गुंडागर्दी भी नहीं करेगा, विकास भी होगा, नौकरी भी देंगे और साथ में साथ मंदिरों की घेराबंदी। आज पटना में सीएम आवास के बाहर भी खूब हंगामा हुआ। एक शख्स ने सीएम आवास के बाहर आगजनी की कोशिश की। देखिए ये खबर। तस्वीरें पटना की हैं। आज सीएम आवास के पास सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। एनडीए की बैठक के वक्त ही सीएम आवास के गेट से कुछ दूरी पर एक शख्स पुतला जलाकर आत्मदाह की बात करने लगा। इस बीच वहां तैनात पुलिसकर्मी एक्शन में आ गए। इस शख्स को काबू में करने की कोशिश हुई। इस बीच ये शख्स जोर जोर से पटना पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। ये मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास धुआं धुआं, गीला कंबल यहाँ पे लाया गया है और एक पुतला लेकर के, और ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने ये मुख्यमंत्री आवास, जहाँ पर कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, कई सांसद, विधायक, पूरे एनडीए की बैठक है, यानी पूरे जो सत्ताधारी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं। और वहाँ तक यह व्यक्ति ये देखिए किरोसिन ऑयल से लेकर के और वो पुतला और खुद यहाँ तक कैसे चला आया था, और यहाँ पर ना सिर्फ वो पहुँच गया था बल्कि यहाँ पर उसने आग भी लगा दी। आरोपी शख्स मुख्यमंत्री का पुतला, केरोसिन और माचिस लेकर पहुंचा था। आरोपी का दावा है कि बीजेपी नेता की गाड़ी से उसकी मां का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए दबाव में आकर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डेटा मिल गया है। विमान धमकी मामले में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से सख्त एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया कंपनियां हरकत में आई और सोशल मीडिया कंपनियों ने पूरा ब्यौरा मुहैया कराया है। दरअसल फेसबुक और एक्स के जरिए सर्वाधिक धमकियां मिली थी, जिसमें मास्क वीपीएन का उपयोग किया गया था। अब केंद्रीय मंत्रालय द्वारा डेटा की समीक्षा की जा रही है। मंत्रालय इस मामले में फर्जी पोस्ट को लेकर शनिवार को सोशल मीडिया कंपनियों को एडवाइजरी जारी किया था। आईटी मंत्रालय डार्क वेब के इस्तेमाल की आशंका पर भी जांच कर रहा है। देश के बाहर से ऑपरेट हो रहे एक्स और फेसबुक की आईडी अकाउंट बनाने के लिए फर्जी ईमेल आईडी के इस्तेमाल की भी जांच की जा रही है। आईपी एड्रेस में लंदन और फ्रांस तक की ट्रैकिंग की गई है। बता दें कि पिछले 14 दिनों में भारतीय एयरलाइंस कंपनियों की ओर से संचालित 350 से अधिक उड़ानों में बम होने की झूठी धमकी मिली, जिसके बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी सख्ती बरती गई और सोशल मीडिया कंपनियों को एडवाइजरी जारी की गई थी। और आइए अब रुक करते हैं टीवी9 सत्ता सम्मेलन महाराष्ट्र का, जहां इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर और कोलाबा से बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर मौजूद हैं। उनसे बात कर रही हैं सुमेरा खान।
जो सब्जेक्ट्स थे अलग अलग राज्यों के अगर देखें तो मार्कशीट में जो महाराष्ट्र का सब्जेक्ट था उसमें नुकसान हुआ बीजेपी को। आपका स्ट्राइक रेट तो शिंदे जी से ख़राब रहा ना, शिंदे जी का स्ट्राइक रेट तो आपसे बेटर था, 28 सीट लड़कर भी आप उनसे स्ट्राइक रेट में कम रहे, तो 9 सीटें आपने जीती 28 में से। तो ये जो सब्जेक्ट है महाराष्ट्र वाला वो दिक्कत कर गया आपको वहाँ पहुँचने में मेजॉरिटी मार्क में, तो अब फिर विधानसभा में भी तो वो दिक्कत कर सकता है ना। देखिए, पहली बात तो मैंने आपको कहा, हमारा आकलन ये है कि फेक नैरेटिव की थ्योरी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसमें कोई शंका नहीं है कि जितना यश हमें अपेक्षित था उतना हमें मिला नहीं, लेकिन लोकसभा का परफॉर्मेंस विधानसभा में रिपीट होगा, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा के 15वीं विधानसभा में युति सरकार, युति महाराष्ट्र में युति कम से कम 175 सीट जीतेगी और बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी होगी। बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी होगी। और फिर सीएम कौन होगा? सीएम तो अभी हमारे पास एक प्रोसेस रहता है, हम नॉर्मली टीवी शोज में ये तय नहीं करते कौन सीएम होगा। नहीं, नाम मत बताएं, वो आप तय करिएगा अपनी प्रोसेस के तहत, लेकिन बीजेपी का सीएम होगा ना? नहीं, ये तो हम अलायंस में फाइट कर रहे हैं। ये हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, वो निर्णय लेगी। नहीं, क्योंकि 2014 के बाद से जब 122 सीटें आपने जीती तो मुख्यमंत्री आपका हुआ। 2019 में मुख्यमंत्री पर ही आप सहयोगी से अलग हो गए, मुख्यमंत्री आपका बनना चाहिए इस बात पर। अब वो अलग मजबूरी हो गई आपकी कि आपने जब शिंदे जी को साथ में लिया तो उनके पास कम सीट, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया आपने। अब तो फ्रेश इलेक्शन है, अब तो सब मैदान में सामने हैं, तो अब जब मैदान में सामने उतरेंगे और आप लार्जेस्ट पार्टी होंगे तो मुख्यमंत्री फिर बीजेपी का ही होगा ना। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, 2019 के बाद, चुनाव के बाद 14वीं विधानसभा में हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। जो तय हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें चुन के आई थी, तत्कालीन शिवसेना की 55 सीटें चुन के आई थी, लगभग डबल सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। और चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में ये तय था कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। जब आदरणीय मोदी जी ने देवेंद्र जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी ये रैली में कहा था, उसी मंच पे उद्धव ठाकरे बैठकर ताली बजा रहे थे। ये पूरे विश्व ने देखा है, पूरे देश ने देखा है और राज्य ने भी देखा है। नहीं, हम पीछे की बात कर ही नहीं रहे, हम तो आगे की बात कर रहे हैं कि अब फ्रेश स्लेट है, फ्रेश इलेक्शन है। तो अब एकनाथ शिंदे जी के नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं या देवेंद्र फडणवीस के नाम पर? मुख्यमंत्री का नाम कौन है? ये चुनाव हम गुड गवर्नेंस के ऊपर लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम डेवलपमेंट के ऊपर लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम प्रभावी नेतृत्व के नाम पे लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र जी फडणवीस हो या अजित पवार जी हो, ये तीनों बहुत ही सक्षम और प्रभावी नेता है जिन्होंने राज्य को एक नई ऊंचाई दिलवाई है। आज राज्य में जिस प्रकार का अभूतपूर्व विकास हो रहा है, आज राज्य में आप देखोगे तो समृद्धि हाईवे गेम चेंजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना है। कोस्टल रोड, आपको दक्षिण मुंबई से एयरपोर्ट जाने को 1.5 घंटा 2 घंटा लगते थे। इस बीच अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, हिरासत में मौत को लेकर सरकार को उन्होंने घेरा है। पूछा है जिसकी हिरासत में मौत हुई उस पुलिस वाले के घर कब चलेगा बुलडोजर, काश जान लेने वाले मुआवजे में जीवन भी दे सकते। अखिलेश ने कहा उम्मीद है वो झूठ के दिए नहीं जलाएंगे, झूठी रोशनी से शासनकाल का घोर अंधकार मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो देखिए, ये एक बार फिर से हमलावर हुए हैं अखिलेश यादव, क्योंकि जिस तरह से ये घटना सामने आई है जिसको लेकर वो फ्रंट फुट पर ये बात कहते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिरासत में मौत को लेकर वो सरकार को घेर रहे हैं। न सिर्फ घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस अंधकार में जो रोशनी है काश वो शख्स भी जिंदा करवा दे। इस कार्रवाई के साथ साथ तो कैसा आरोपी पुलिस वाले के घर पर बुलडोजर कब चलेगा, उम्मीद है वो झूठ के दिए नहीं जलाएंगे। और अब अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां किस तरीके से जोर शोर से चल रही हैं उसकी तस्वीर देखिए। आपको बता दें इस बार 28,000 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी की जा रही है।
तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं। दिवाली में अयोध्या को खूब सजाया गया है। दीपोत्सव से पहले राम की पैड़ी पर भी दीपों को सजाया जा रहा है। अयोध्या में विशेष दीपकों से रामलला के मंदिर को जगमग किया जाएगा। सरयू नदी के तट पर 28 लाख दीप प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या के डीएम चंद्र विजय सिंह ने कहा है कि दीपोत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में। दियों को लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। कलाकारों के लेजर, साउंड, ड्रोन शो का ट्रायल जारी है। बहुत भव्य तैयारियां की गई हैं। बहुत ही भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाया जाएगा। रामकथा पार्क में विभिन्न देशों से आए कलाकार भी रामकथा का मंचन करेंगे। दियो का परचेज किस तरह से यहाँ पे इन लोगों को आके जो है 1100 लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में आरती करेंगे, सारा चीज़ें फाइनल है। और हमारे राम की पैड़ी पर जो दिए व्यवस्थापन होने हैं वो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं लगातार उसमें कर रहे हैं और 15 लाख से ऊपर दियों को वो बिछा चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कोशिश है कि इस दीपावली में अयोध्या न केवल धर्म और आस्था का केंद्र बने बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे। तो अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर 28 लाख दिए जलेंगे। इधर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने HCL सॉफ्टवेयर से अहम करार किया है। इससे भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। भारत में स्टार्टअप क्रांति को नई उड़ान देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने HCL सॉफ्टवेयर के साथ 80 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि कॉरपोरेट घरानों को भी विनिर्माण स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस करार के तहत स्टार्टअप कंपनी को HCL सिंक प्रोग्राम का एक्सेस मिलेगा, जिससे स्टार्टअप कंपनी को मिलेगा ग्लोबल मार्केट, भारतीय व्यवसाय को वैश्विक मंच मिलेगा, विश्व स्तरीय उत्पाद तैयार करने का मौका मिलेगा और एक्सपर्ट्स के जरिए उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया के निदेशक सुमित के जारंगल ने बताया कि HCL सॉफ्टवेयर स्टार्टअप के डिजाइन और विकास से लेकर बिक्री में अहम भूमिका निभाएगा और किसी भी तरह की परेशानियों को दूर करने में सहयोग करेगा। इस करार के बाद स्टार्टअप्स और आपूर्तिकर्ताओं का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित होगा। इस समझौते का मकसद स्टार्टअप को अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों से सशक्त बनाकर भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। BMP-2 टैंक से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। एनकाउंटर के दौरान सेना ने मिलिट्री कॉम्बैट व्हीकल सारथ को भी तैनात किया। बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र के लिए एनसीपी शरद गुट की एक और लिस्ट। एनसीपी शरद ने 7 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अनिल देशमुख की जगह उनके बेटे को टिकट मिला है। कटोल से सलिल देशमुख बने उम्मीदवार। सिंदखेड़ा से संदीप बेडसे उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बता दें महाराष्ट्र के लिए एनसीपी शरद गुट की ये एक और लिस्ट, जिसकी तस्वीर आप TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर देख रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार महाराष्ट्र प्रदेश की, जिसमें एनसीपी शरद ने 7 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है।